रेत की मछली उपन्यास के 10वें भाग में हमने पढ़ा कि कैसे कुंतल के सामने शोभन और मीनल के रिश्ते का रहस्य खुलता है, जिसे वो चाह कर भी नकार नहीं सकती, फिर भी किन्हीं परिस्थितियों से मजबूर होकर साथ रहती है। कोई और समय होता तो लौटने पर अपनी फूल बगिया की जो हालत थी उसे देखकर मैं रो पड़ती। कितने ही अच्छे अच्छे पौधे मुरझा गए थे, पत्तियों पर धूल जमी हुई थी और न जाने कितनी तरह की फालतू झाड़ियाँ बेतरतीबी से उगाई थीं। सच कहूँ तो मेरे मन की स्थिति भी लगभग ऐसी ही थी। फूल बगिया को देखकर मुझे लगा कि वह आईने में मेरा अपना रूप है। फूल बगिया में अगर सबसे सुखी कोई था तो वह थी निरंतर बढ़ती जाती वो कांटेदार जंगली लतर। लतर को देखकर मेरे आहत मन की यातना और गहरी हो आई। वह लतर जैसे मेरी नीति पर व्यंग्य कर रही हो। वह इतनी अधिक फैल गई थी कि कई पौधों को उसने ढक लिया था। सारी वाटिका धूल भरी, उदास, उजड़ी उजड़ी और अस्त व्यस्त सी लग रही थी। घर की हालत भी उससे अच्छी नहीं थी। मन जाने कैसा हो रहा था कि बिना किसी और ध्यान दिए यात्रा की थकावट की उपेक्षा करके मैं घर को संवारने में जुट गई। 4-5 घंटों के अनवरत परिश्रम के बाद घर की हालत कुछ सुधर आई। इसी बीच मैं नहीं जानती शोभन कहाँ व्यस्त रहे। हो सकता है उन्हें अब तक मेरी याद ही ना आई हो। सहसा मेरे निकट आकर अतिशय भावुकता दिखाते हुए बोले, अरे तुम अभी तक काम में जुटी हो? इतनी देर के सफ़र से थक कर आई हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। छोड़ो ये सब। यकायक इतनी उदारता दिखाई जाने पर अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े बदले। शोभन इस सब का इंतज़ार ही कर रहे थे। बोले, आओ मेरे साथ, ऊपर बैठेंगे। नीले कमरे में अभी मैं बैठी ही थी कि शोभन ने बड़े प्यार से एक हाथ में मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, लो कुंतल, तुम्हें एक पत्र दिखाऊं? ये कोरा पत्र ही नहीं, ये एक लंबी कविता है। था वो पत्र ही, मीनल के नाम लिखा हुआ, शोभन का भावुत्र पत्र। सचमुच में वो पत्र नहीं, कविता थी जिसमें संवेदनाओं की गर्माहट थी। लेकिन वो गर्माहट जिससे मेरे सिराओं में जलता हुआ सा कुछ दौड़ गया। शोभन कह रहे थे, ये मीनल को लिखा है मैंने, लेकिन मैं इसे छपवाऊंगा। कभी कभी लगता है कुंतल जैसे भावनाओं का एक समूचा हिमालय है, जिसे मैं एक छोटी सी गाड़ी में या यूँ कहूँ कि ठेले पर ढोने की कोशिश कर रहा हूँ। सहसा वह उछल पड़े, सुनो कुंतल, मेरी अगली किताब का ये नाम कैसा रहेगा? संवेदनाओं का हिमालय। उसमें वो लेख भी छपवाऊंगा जिसमें मेरी भोली और बड़े मन वाली कुंतलिया है। मैं बोली कुछ नहीं। सच्चाई की परतें अब मुझसे उतनी छुपी नहीं थी। शोभन भले ही लिख रहे होंगे एक किताब, लेकिन एक और किताब बड़े आदर्श तरीके से लिखी जा रही थी, नीति की, मेरी अपनी नीति की किताब। जैसे फूल बगिया में वो जंगली लतर अनायास उठ रही थी और फूल रही थी, उसी तरह मेरी नीति की ये किताब बड़े चुपचाप लेकिन बहुत ही स्थिर गति से लिखी जा रही हो सकता है मेरे मन की बात शोभन ने पहचान ली हो, लेकिन फिर भी उस समय उन्होंने जाहिर कुछ नहीं होने दिया। बड़े प्रेम से मुझसे बोले, 2-4 शब्द तुम भी लिख दो कुंतल, मीनल को बड़ा अच्छा लगेगा, बल्कि वह बहुत प्रसन्न होगी। उन्होंने कई बार आग्रह किया कि मैं पत्र लिख दूं। हार कर मैंने कहा, लिख दूंगी नहीं, अभी लिख दो कुंतल। मैं या बल्कि हम दोनों शाम को घूमने चलेंगे तो ये पत्र स्टेशन पर डाल देंगे, शोभन ने समझाया। शोभन की बात बहुत अच्छी नहीं लगी, फिर भी मैंने सोचा कि अब वो पत्र लिखे बिना उपाय नहीं है। पत्र तक शब्द कैसे उतरे मैं नहीं जानती। जैसे तैसे करके वह पूरा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शोभन मुझसे ही फूल बगिया कि वो जंगली लतर सींचने को कह रहे हैं और मेरे हाथ यांत्रिक गति से उसे संवार रहे हों, सींच रहे हों और पाल रहे हों। कहीं कोई अपने दर्द को पालता है? अगर हाँ, तो उसका उदाहरण मैं हूँ, मैं कुंतल। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। पेट में शोभन की संतान और आत्मा में शोभन का प्रत्याख्यान किए हुए मैं अपने स्वास्थ्य से जूझ रही थी। स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। मतली आती तो लगता जैसे सारा शरीर किसी ने निचोड़ लिया है। दर्द का हिमालय ढोने का वो कर्म अटूट हो गया था। दिन में शोभन पत्र लिखते, उसके बचे हुए हिस्से पर मेरे हस्ताक्षर हो जाते और शाम को शोभन कहते, चलो कुंतल, थोड़ा टहल लें, टहलने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो टहलना भी अजीब था। रोज चले हुए रास्ते पर ही बार बार चलना होता था और वो रास्ता फूल बगिया से शुरू होकर रेलवे स्टेशन पर लगे हुए एक लेटर बॉक्स तक जाता था और वहाँ से वो रास्ता ज्यों का त्यों वापस आ जाता था। पत्र लिखना और उसे स्टेशन के लेटर बॉक्स में डालना
और पत्र के उत्तर का इंतज़ार करना, और फिर पत्र, फिर पत्र। फूलबगिया की जंगली लतर का दूसरा नाम हो सकता है, पत्रों का एक सिलसिला, या एक और नाम, ढोया जाने वाला दर्द का हिमालय। ओह, मेरे सिर से टकरा क्यों नहीं जाता वो हिमालय। मेरे चारों ओर फाड़े गए लिफाफे, लिख लिख कर भरे गए पन्ने और काट काट कर लिखे गए अक्षर इस तरह मंडराते हैं जैसे किसी मरते हुए बेबस पशु पर जंगली पंछी मंडरा रहे हों। हर आने जाने वाले पत्र पर लगातार लगती हुई डाकखाने की मोहर जिससे लगातार मेरे माथे के अंदर बजती है, ठक ठक ठक। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि मुझे एनीमिया है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, रक्तचाप बहुत कम है। वहाँ से लौटी और फूलबगिया से होकर गुजर रही थी तो मेरी दृष्टि उसी जंगली लतर पर पड़ी। जाने कैसे मुझे लगा कि वो कोई प्राणी है जिसका रक्तचाप बिल्कुल ठीक है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और वह बड़े व्यंग्य से मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मुझे अपने पैरों में कंपन महसूस हुई, माथे पर पसीना झलक आया और इतनी अधिक कमजोरी महसूस हुई कि लगा दरवाजे के अंदर जाते जाते मैं गिर जाऊंगी। किसी तरह मैंने शोभन से कहा, वे सहारा देकर अंदर ले गए। मुझे पलंग तक ले जाकर बोले, अच्छा कुंतल, मुझे तो यूनिवर्सिटी जाने को देर हो रही है, मैं लौटते में दवा लेता आऊँगा। और हाँ देखो, शायद मीनल का कोई पत्र या तार आ जाए, वह आए तो सावधानी से रख लेना। ये कहकर वो व्यस्त से ऊपर चले गए। शोभन चले गए, वे वैसे भी वहाँ थे। यह अनुभव करने में मुझे कठिनाई ही हो रही थी। मन स्वस्थ नहीं था, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की इच्छा नहीं हुई। उनकी वे पंक्तियाँ एक बार चेतना पर तैर गईं। रक्त कमल के बिना क्या होगा, उसे मुरझाने से बचाने के लिए मैं अपना सर्वस्व लगा दूंगा। किसका सर्वस्व, शोभन का या कुंतल का? शाम को फिर वही आग्रह। उन्होंने बड़ी लगन से 2 पृष्ठों का एक पत्र मीनल के लिए लिख डाला था। सारे दिन की घुटन क्षण भर में मेरे ऊपर घिराई। सुबह मेरा स्वास्थ्य इतना खराब था, लेकिन कितने सहज ढंग से शोभन ने कह दिया था कि उन्हें यूनिवर्सिटी जाना है। यही नहीं, ऐसे समय में भी उन्हें ये नहीं भूला कि मीनल को पत्र आ सकता है जिसे सहेज कर रखना होगा। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं फूलबगिया की एक ऐसी पौध हूँ जिसे शोभन ने एक किनारे कर दिया है और फूलबगिया में कांटेदार जंगली लतर फैला दी है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद भी उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में कुछ पूछने के बजाय मीनल के पत्र के बारे में ही जिज्ञासा की थी। एक बात मन को और कचोटने लगी कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में औपचारिक पूछताछ करने के बाद जब उन्हें पता चला कि मैं सारे दिन बेहोश जैसी पड़ी रही, तो फौरन बोले, भाई यही तो तुम गलती करती हो, इस तरह तो और भी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा सा उठो, घूमो फिरो ताकि मन तो बहल जाए। उनकी इस बात से मैं जो कुछ छुपा हुआ था उसे मैं पहचान गई। दरअसल वे स्टेशन तक जाना चाहते थे, ताज़ा पत्र मीनल को डालने के लिए, लेकिन अकेले जाने का साहस नहीं हो रहा था। घुटन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा। किसी तरह अपने आप पर जोर डालकर मैं उठी। ऐसा लग रहा था कि पाँव स्थिर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को साध लिया। एक यातना अगर दूर नहीं हो सकती तो दूसरी यातना से बचने का उपाय करना भी बेकार है, मैंने सोचा। घर से अभी थोड़ी दूर ही आए थे कि शोभन ने कहा, पहले स्टेशन चलते हैं, वहाँ पत्र डाल दें, फिर घूमेंगे। इस बात से असहमति जाहिर करने की इच्छा मेरे मन में पैदा होती भी तो मैं उसे दबा देती। हाँ, स्टेशन पर खत डालने के बाद मैंने कहा कि अब सीधे घर ही लौट जाना चाहिए। शोभन ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और अनमने से होकर बोले, क्यों? मैंने उस क्यों का उत्तर नहीं दिया, केवल घर की ओर लौट चली। उत्तर हो भी क्या सकता था। एक बार सोचा कि सब कह दूं, लेकिन और साहस नहीं हुआ। आज सोचती हूँ कि मेरी वह भीरुता ही मेरा दुर्भाग्य है। अगर उस दिन सत्य कह देने का साहस बटोर लिया होता तो हो सकता है कि वहाँ से जिस दिशा में मुझे बहना पड़ा वो दिशा थोड़ी सी बदल ही जाती। लौटते लौटते मैंने ये भी महसूस किया कि शोभन जैसे वहाँ नहीं है, होकर भी कहीं और है। वहाँ होने की अब उन्हें चिंता भी नहीं रह गई थी। मन बहुत दुखी हो आया। शाम का अंधेरा फिर घिर आया था, लेकिन मन के अंदर उससे भी ज़्यादा अंधेरा था। घर पहुँची, किसी तरह हाथ बढ़ाकर फूलबगिया का छोटा सा फाटक खोला। मैं किसी तरह जल्दी से जल्दी कमरे में पहुँच जाना चाहती थी। मकान के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते बुरी तरह पैर लड़खड़ा गए। दरवाजे की चौखट थाम कर अपने को किसी तरह साधा। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था।
कि कातर होकर मैंने शोभन की ओर देखा, सहारे के लिए, आश्वासन के लिए। शोभन सचमुच वहाँ नहीं थे। दरवाजे से थोड़ा दूर दीवार पर लटके हुए जापानी शिल्प के छोटे से लेटर बॉक्स के पास खड़े हुए जल्दी जल्दी कोई लिफाफा फाड़ रहे थे। आंखों के आगे उतरा हुआ अंधेरा और अधिक ना हो जाए, इसलिए मैंने उधर से आंखें हटा ली और मन को पक्का करके अंदर आ गई। बहुत देर बाद शोभन के जूतों की आवाज़ सुनाई दी। हो सकता है बहुत देर भी ना हुई हो और मन की यातना के कारण ही उतना ही समय कई गुना भारी हो गया हो। आते आते शोभन ने आवाज़ दी, कुंतल, कहाँ हो कुंतल? अरे तुम यहाँ हो? देखो ना, वही हुआ। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम भी मीनल को 4 पंक्तियाँ लिख दिया करो। पिछले खत में तुमने नहीं लिखा था। मीनल ने बहुत शिकायत की है। लो पढ़ लो ये खत। बस अब और नहीं सहा जा सकता। मेरे सारे शरीर में जैसे उत्तेजना की सुइयां सी चुभने लगी। आवेश से मैं काँप उठी। मैंने कराह कर कहा, अब नहीं होगा शोभन, अब और ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैं नहीं लिख सकती खत, आगे भी नहीं लिखूंगी। अब ठीक ठीक याद नहीं कि आवेश के ज्वार में मैंने और क्या कहा था, शोभन ने क्या उत्तर दिया था, ये भी मुझे याद नहीं। हाँ, इतना मुझे याद है कि मेरे देखते देखते वे उठे थे और छोटी सी मेज पर रखे हुए पीपल के गुलदस्ते को उठाकर पूरे बल से अपने सिर पर पटक लिया था। मैं एकदम सन्न रह गई। देखते देखते शोभन की कनपटी से होकर सुर्ख रक्त की एक धार कुर्ते पर आ गिरी। रक्त देखकर अनायास मेरे कंठ से एक चीख निकल गई। एक झटके से मैं उठी, लेकिन आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया और चेतना टूट गई। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि शोभन की माँ मेरा सिर अपनी गोद में लिए बैठी थीं और शोभन कह रहे थे कि वे ऊपर से कुछ उतार रहे थे कि अचानक उनके ऊपर फूलदान गिर गया और चोट आ गई। इससे आगे अधिक कोई बात नहीं हुई। माँ के कहने पर वे पड़ोस के डॉक्टर से पट्टी बंधवा आए। बोले कुछ नहीं। मेरी मन की जलन शांत हो गई थी, लेकिन कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। रात को मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ाया। मन की जलन तन पर उतर आई। शोभन उतने अधिक असंपृक्त नहीं रह सके। चिंता व्यक्त करते हुए बोले, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। यातना के बाद और यातना बुलाने और सहने की इच्छा हो रही थी। लग रहा था तन तपे और खूब तपे, इतना तप जाए कि चारों ओर आग लग जाए, फिर आग में एक एक रोमा जलकर राख हो जाए। सुबह डॉक्टर आया। बुखार देखकर उसने गहरी चिंता जाहिर की। उसने कहा कि इनकी ऐसी हालत में तेज बुखार घातक ही होगा। न चाहते हुए भी दवा ने बुखार को और अधिक बढ़ने से रोक दिया। लेकिन उस बुखार के रुक जाने से होता भी क्या। जिस दिन बुखार उतरा और मैंने पथ्य लिया, उसी दिन मीनल का पत्र आया और उसे पढ़कर शोभन के चेहरे का रंग उतर गया। उन्होंने आहिस्ता से वो पत्र मेरे नज़दीक रख दिया। मैं अपने को रोक नहीं सकी। पत्र उठाकर देखा। मीनल ने एक्सरे कराया था। चेस्ट स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट थी कि उसके एक फेफड़े में तपेदिक का गहरा प्रभाव पड़ चुका था। उसे अब खांसी के बाद खून की उल्टियाँ भी होने लगी थीं।